हाँ जी बेटा, हम बात कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का रिवीजन, यूनिट नंबर 4, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बताओ बेटा, कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? देखो, दो पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में, एक होता है सेलर, एक होता है बायर। या मैं बोल सकता हूँ कि एक हो गया तुम्हारा सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा कौन हो गया? सर्विस रिसीवर। या मैं बोल दूं एक हो गया प्रॉमिस है, दूसरा कौन हो गया? प्रॉमिसी। समझ के, दो ही पार्टी होते हैं कॉन्ट्रैक्ट में। अब कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अगर मैं सेलर हूं तो मेरा परफॉर्मेंस क्या है? गुड्स को डिलीवर करना। देन व्हाट इज योर परफॉर्मेंस? उसको एक्सेप्ट करना एंड पे करना। कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं, एक पार्टी सेलर है या सर्विस प्रोवाइडर है। उसका परफॉर्मेंस क्या होगा? गुड्स को डिलीवर करना या सर्विस देना। और दूसरे की रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? उसकी परफॉर्मेंस क्या है? उस गुड्स को या सर्विस को एक्सेप्ट करना एंड पेमेंट करना। ये दोनों पार्टी का क्या हो गया? परफॉर्मेंस हो गया। अब इस चैप्टर में हम सारा कुछ परफॉर्मेंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो आओ, परफॉर्मेंस के बारे में पहले हम थोड़ी बहुत बातें समझ लेते हैं, उसके बाद में बात करेंगे। आओ, एक हो गया तुम्हारा कौन? सेलर। एक हो गया तुम्हारा कौन? बायर। सेलर की परफॉर्मेंस क्या है बेटा? गुड्स को डिलीवर करना। बायर की परफॉर्मेंस क्या है? एक्सेप्ट एंड पे। गुड्स ने, सॉरी, सेलर ने गुड्स क्या कर दिए? डिलीवर्ड। एंड बायर ने क्या कर दिया? पेमेंट। बात खत्म हो गई। कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? परफॉर्म हो गया। सेलर ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया और बायर ने अपना पार्ट परफॉर्म कर दिया। सेलर ने गुड्स भेज दिया और बायर ने क्या कर दिया? पेमेंट कर दिया। इसको हम बोलते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं? एक्चुअल परफॉर्मेंस। और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब आप जाते हैं तो यू हैव मेड अ प्रॉमिस। किस चीज का प्रॉमिस है? परफॉर्मेंस का प्रॉमिस है। परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस क्या है? सेलर की परफॉर्मेंस और एक बायर की परफॉर्मेंस। प्रॉमिस यही तो है ना, मैं अपना परफॉर्मेंस दे दूंगा। उसने बोला कि ठीक है, मैं आपकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट करके आपको पेमेंट कर दूंगा। इधर मैं एक्टर हूं, मेरा परफॉर्मेंस क्या है? मूवी में काम करना। सिंगर हूं तो गाना गाना। तो वो सर्विस की कैटेगरी में आ गए। तो आपने परफॉर्म कर दिया, दैट इज नोन एज एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या कहलाता है? एक्चुअल परफॉर्मेंस। और जैसे ही आप एक्चुअल परफॉर्म कर देते हो, उस कॉन्ट्रैक्ट में जो तुम्हारी परफॉर्मेंस की जो ऑब्लिगेशन थी, क्या थी? ऑब्लिगेशन, वो क्या हो गई? डिस्चार्ज। क्या हो गई? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब तुमने अपनी परफॉर्मेंस को परफॉर्म कर दिया। अपनी जो लाइबिलिटी थी उसको आपने परफॉर्म कर दिया। आपका जो प्रॉमिस था आपने उसको परफॉर्म कर दिया। तो जो आपकी ड्यूटीज थी, ऑब्लिगेशंस थी, वो अब क्या मान ली जाएगी? डिस्चार्ज मान ली जाएगी। अगर मैं सेलर हूं, मैंने परफॉर्म कर दिया, मैंने आपको गुड्स भेज दिया, तो मतलब कि मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज, प्लस मेरे पास में राइट आ जाएगा आपसे पैसा मांगने का। जैसे ही मैं परफॉर्म कर देता हूँ, मेरी ड्यूटीज खत्म। अब मेरे पास में क्या आ गया? राइट आ गया आपसे पैसा मांगने का। और अब अगर आपने भी परफॉर्म कर दिया, मतलब कि आपकी जो ड्यूटी थी पेमेंट करने की, वो आपकी खत्म हो गई। तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज का मतलब अब कॉन्ट्रैक्ट की जो शर्तें थी वो आपने परफॉर्म कर दी है। तो कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? दो पार्टी, दोनों की अपनी अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपने परफॉर्म कर दिया, सामने वाले ने गुड्स ले लिया, उसने पेमेंट कर दिया, आपने पेमेंट ले लिया, परफॉर्मेंस खत्म, लाइबिलिटी खत्म। कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। सर कॉन्ट्रैक्ट में अब उस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? अगर हमने रिटर्न कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था, इसमें बोला गया था कि सेलर माल भेजेगा, रिटर्न में लिखा गया था कि बायर पेमेंट करेगा। जब अब सेलर माल बेच चुका है, बायर पेमेंट कर चुका है, अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या होगा? अब ये कॉन्ट्रैक्ट किसी काम का नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं अब ये। अब नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, ये क्या है? आपने अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर दी, उसने ड्यूटी परफॉर्म कर दी। अब इस कॉन्ट्रैक्ट का क्या करना है? कुछ नहीं करना, क्योंकि अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या मान लिया जाएगा? डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। डिस्चार्ज हो गया, इसका मतलब अब इस कॉन्ट्रैक्ट की जो वैलिडिटी थी वो क्या हो गई? खत्म हो गई। बात समझ आ गई? लेकिन एक बात बताओ, अगर मैं हूं सेलर, मैंने आपको गुड्स भेज दिए, गुड्स आपको भेज दिए, बट जो बायर था उसने रिजेक्टेड। बायर ने क्या कर दिए? रिजेक्ट कर दिए। सेलर की ड्यूटी क्या होती है? गुड्स भेजना। तो सेलर ने तो गुड्स भेज दिए, सेलर ने गुड्स भेज दिए, तो सेलर की ड्यूटी अब है या खत्म हो गई? प्रॉब्लम क्या है कि बायर ने गुड्स लेने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो बताइए, सेलर की ड्यूटी है या खत्म हो गई? क्या ड्यूटी है सेलर की? गुड्स भेजना। अरे भेज तो दिए थे भाई मैंने, अगर आपने नहीं लिए तो वो तो आपकी गलती है ना। सेलर की ड्यूटी क्या थी?
गुड्स भेजना मैंने भेज दिया आपको, लेकिन आपने गुड्स लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो सेलर की ड्यूटी है या सेलर की ड्यूटी खत्म? अब सेलर की ड्यूटी खत्म। अब सेलर के पास में क्या आएगा, राइट। क्या राइट आएगा आप पर कोर्ट में केस करने का? किस बात का केस? तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया था मेरे साथ, तुमने लास्ट मोमेंट पे माल लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब मैं तुम पे कोर्ट में क्या करूंगा, केस करूंगा, और क्या बोलूंगा कि सर कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, इसने लास्ट मोमेंट पे माल लेने से मना कर दिया। तो कोर्ट पूछेगा नहीं फिर क्या हो गया साहब, इसके लिए मैंने माल बनाया था 10 लाख का, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा इसके साथ हुआ था, इसके लिए मैंने 10 लाख रुपए का माल बनाया था, इसने लास्ट मोमेंट पे माल लेने से क्या कर दिया, मना कर दिया। मजबूरी में मैंने ये माल माल जो था, गुड्स था, मैंने क्या किया, किसी अदर पर्सन को बेचा सर, मजबूरी में। वो बाद में मेरा बिका कितने में है सर, 8 लाख रुपीज में, 8 लाख में बिका है सर। इस बंदे के चक्कर में मेरे 2 लाख रुपए का नुकसान हो गया साहब। बताओ किसने मना किया था, सेलर ने या बायर ने? बायर ने। तो बायर बोलेगा नहीं सर, सेलर की ड्यूटी होती है गुड्स डिलीवर करना, डिलीवर तो हुआ ही नहीं। क्यों डिलीवर नहीं हुआ? सेलर ने क्या कोशिश नहीं की थी? लेकिन मना किसने किया था, बायर ने। तो सेलर ने गुड्स बेच दिया, बायर ने ले लिया, वो है एक्चुअल परफॉर्मेंस। क्या है, एक्चुअल परफॉर्मेंस। लेकिन सेलर ने गुड्स भेजा, बायर ने लेने से मना कर दिया, उसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस। क्या बोलते हैं, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस, या जिसको हम बोलते हैं अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। और कानून कहता है एक्चुअल हो या अटेम्प्टेड हो, जिसने एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दिया उसकी लाइबिलिटी खत्म, जिसने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया उसकी भी लाइबिलिटी खत्म मान ली जाएगी, और आपके पास में राइट आ जाएगा सामने वाले से पैसा मांगने का, डैमेज मांगने का। अब मुझे बताओ, मैं 10 लाख रुपए का माल था, बायर लेने से मना कर दिया, मैंने अदर पर्सन को बेचा है ओपन मार्केट में, कितने में, 8 लाख में। बताओ मेरा कितना लॉस हुआ, 2 लाख का। मैं किसे मांगूंगा, बायर से। अच्छा, गुड्स ऐसे थे जो मैंने बायर के लिए कस्टमाइज किए थे। बायर है जिसने टी शर्ट बनवाई थी, ऊपर लिखवाया था समर्थ कॉमर्स क्लासेस। अब मैं किसको बेचूं, किसी और को? तो मैं कोर्ट में केस करके क्या बोलूंगा, जज साहब इसको बोलो कि मुझे मेरा पैसा पूरा दे, माल ले जा, मुझे क्या दिक्कत है, गुड्स ले जा, लेकिन मुझे मेरा पेमेंट पूरा करवा दे। मांगोगे नहीं मांगोगे? तो अगर आपने एक्चुअल परफॉर्मेंस कर दिया तो आपके पास पैसा मांगने का राइट आ गया। आपने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया, टेंडर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस कर दिया, तो भी आपकी लाइबिलिटी क्या मान ली जाएगी, डिस्चार्ज। और आपके पास में क्या आ जाएगा, राइट। क्या मांगने का, पैसा मांगने का, डैमेज मांगने का। नहीं देगा तो सामने वाले पर कोर्ट में केस करने का हमारे पास में क्या आएगा, राइट आ जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, परफॉर्मेंस कितने टाइप की होगी बेटा, एक्चुअल, और दूसरी कौन सी हो गई, अटेम्प्टेड। बताओ एक्चुअल हो या अटेम्प्टेड हो, दोनों में ही आपकी जो लाइबिलिटी थी, ऑब्लिगेशन थी परफॉर्मेंस की, वो क्या मान ली जाएगी, डिस्चार्ज मान ली जाएगी। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के अंदर लॉ कहता है कि खत्री जी आपने गुड्स भेजा था, मैं हाँ साहब। उसने मना कर दिया, मैं हाँ साहब। बायर को पूछा क्यों मना किया था, कि साहब दुकान का टाइम होता है सवेरे 10 से लेके रात को 8 बजे तक, ये रात को 2 बजे लेके आता है माल और बोलता है माल रखवा। साहब मैं कहाँ से रखवाऊँ, उस समय तो माल उतरवाने के लिए लेबर भी अवेलेबल नहीं होता, इसलिए मैंने मना कर दिया। सेलर बोलते साहब मैं क्या करूँ, मैंने तो अटेम्प्ट कर दिया, मैं तो खत्म, मेरी लाइबिलिटी खत्म, मैंने तो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया। तो क्या इसे अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा? नहीं। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के लिए हम क्या कहते हैं, रीजनेबल होना जरूरी है, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो क्या हो, प्लेस हो, चाहे वो टाइम हो, चाहे वो प्लेस हो। सर माल तो लाया था, घर पे लेके आ गया कि माल उतरवा। मैं कह रहा हूँ फैक्ट्री ले जाके, नहीं मैं तो यहीं उतरवाऊंगा सर, मैं घर पे कैसे माल उतरवाऊं? तो क्या ये रीजनेबल प्लेस है? अटेम्प्टेड कब माना जाएगा, जब रीजनेबल टाइम हो, रीजनेबल प्लेस हो। साहब माल तो लेके आया था, हमने मंगवाया कुछ और था, गधा कुछ और लेके आया था, कहां से उतरवा लो? आप लेके भी क्या गए थे, जो गुड्स आपसे मांगे गए थे, गुड्स जितना आपको ऑर्डर किया गया था प्लस
जितनी आपको क्वांटिटी क्या की गई थी, ऑर्डर की गई थी। सर लेके आया था ना, मना थोड़ा कर रहे हैं। 1000 केजी मंगाया था, एक थैली में 2 केजी लेके आया था, ले तेरे माल ले ले। सब 1000 केजी मंगा रहा हूँ, 2 केजी लेके आ रहा है, वो कहता है कि मैंने अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस कर दिया। क्या ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? नहीं, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना जाएगा अगर आपने परफॉर्मेंस किया है इन फुल, अदरवाइज वो अटेम्प्टेड माना नहीं जाएगा। सर माल तो लेके आया था, मैंने कहा था चेक करवा दे, इसने मना कर दिया चेक करवाऊंगा नहीं। तो साहब बताओ, बिना चेक किए मैं माल कैसे ले लूं? सही बात है गलत है? तो क्या ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस है? नहीं मानी जाएगी। तो आइए क्या कहता है लॉ, समझ में आ गया ना परफॉर्मेंस? फटाफट आना। परफॉर्मेंस पहला कौन सा आ गया? एक्चुअल। दूसरा कौन सा आ गया? टेंडर। एक्चुअल में भी हम क्या कहते हैं, सॉरी टेंडर में हम क्या कहते हैं? पहली शर्त क्या कहती है? अनकंडीशनल हो। क्या हो? अनकंडीशनल। अनकंडीशनल का मतलब क्या होता है? सर गुड्स तो लाया था, गुड्स तो लाया था, लेकिन गुड्स लाने के बाद बोलता है कि ले मैं तुझे माल तो दे दूंगा लेकिन पहले चेक नहीं करवाऊंगा, पहले मुझे पूरा पैसा एडवांस दे। जबकि 1 महीने के उधार की बात हुई थी और वहां जाके क्या बोलता है? पहले मुझे पूरा पैसा क्या दे? एडवांस दे। नहीं भैया, अनकंडीशनल परफॉर्म करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म अनकंडीशनल करना पड़ेगा। प्रॉपर मींस रीजनेबल टाइम एंड प्लेस पे होगा। गुड्स लेके जा रहे हो तो सामने वाले को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी दोगे कि वो गुड्स को क्या कर ले बेटा, एग्जामिन कर ले। और इट मस्ट बी फॉर द होल ऑब्लिगेशन। ये नहीं है 1000 केजी मंगाया है तो 2 केजी लेके पहुंच गए सर हमने तो अटेम्प्ट कर दिया, वो अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस माना नहीं जाएगा। क्लियर है? अब मुझे बताओ कि अगर आप 2 केजी लेके जा रहे हो, सामने मना करेगा नहीं करेगा? मना तो करेगा। तो क्या आपकी परफॉर्मेंस खत्म हो जाएगी? लाइबिलिटी, लाइबिलिटी खत्म मानी नहीं जाएगी। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस किया तो लाइबिलिटी खत्म मान ली जाएगी, प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा? राइट। किस चीज का राइट? पैसा मांगने का, डैमेज मांगने का। नहीं देता है चुपचाप तो कोर्ट में केस करने का हमारे पास में क्या आ जाएगा बेटा? राइट आ जाएगा। समझ रहे हो बात? नहीं समझ रहे हो? कदम नेक्स्ट टॉपिक पर आइए। बाय वूम कॉन्ट्रैक्ट में बी परफॉर्म। कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कौन करेगा? एक बात बताओ, मैं सेलर हूं, मैंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको गुड्स मिल जाएगा, और जिस दिन गुड्स भेजना था उस दिन मेरी तबीयत खराब है। सॉरी भाई साहब, मैं तो तबीयत खराब है, मैं तो नहीं भेज पाऊंगा। क्या बहाना चल जाएगा? ये परफॉर्म करना ही पड़ेगा। तो करना ही पड़ेगा इसका मतलब क्या है? देखो कॉन्ट्रैक्ट में जो हम परफॉर्मेंस की बात कहते हैं ना, वो होती है हमारी ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब होता है इट मस्ट बी परफॉर्म, परफॉर्म करना ही पड़ेगा, बहाना नहीं चलेगा। बहाना मारोगे तो क्या माना जाएगा? ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। फिर आपको सामने वाले को क्या पे करना पड़ेगा? डैमेज। अब मुझे पहली चीज बताओ, अगर मेरी तबीयत खराब है, मुझे गुड्स भेजने हैं, तो क्या गुड्स भेजने ही पड़ेंगे भले ही आपकी तबीयत खराब हो, या वहां पर आपको गुड्स भेजने की आवश्यकता नहीं है? अरे आप नहीं भेज सकते हो तो अपने एजेंट को बोल दो यार, क्या बड़ी बात हो गई इसके अंदर? कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऑब्लिगेशन मस्ट बी परफॉर्म एनी हाउ। सर लॉकडाउन हो गया था, गवर्नमेंट ने बोल दिया था जो जहां है वहीं रहे, तो भैया वो चीज तुम्हारे कंट्रोल के बियॉन्ड है। इन दैट केस वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वॉइड। और वॉइड हो गया तो परफॉर्म करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन तुम्हारी तबीयत खराब थी, ये बहाना चलेगा नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। लेकिन मैं सिंगर हूँ, मैं क्या हूँ? सिंगर हूँ, मुझे गाना गाना है और मेरा एक्सीडेंट हो गया, तबीयत खराब है खड़ा हो, आना ही पड़ेगा भले टांग टूटी हुई ना, गाना तो ध्यान रखना। जब कोई भी परफॉर्मेंस ऐसी हो जो आपके पर्सनल स्किल्स और टैलेंट से जुड़ी हो, वहां पर केवल आप ही परफॉर्म करोगे, आपके अलावा कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जहां पर पर्सनल स्किल्स और टैलेंट की बात नहीं है, तो वहां पर परफॉर्म कौन करेगा? आप खुद भी कर सकते हो, आप अपने एजेंट से भी करवा सकते हो। और सर आप मर गए तो? जैसे देखो, मेरा बिजनेस, तुम मेरे बेटे, मैं मर जाता हूं तो मेरा बिजनेस आज के बाद कौन संभालेगा? तुम संभालोगे। मैंने कस्टमर से एडवांस ले लिया और एडवांस लेके मेरी डेथ हो गई, अब बताओ गुड्स कौन भेजेगा? तुम बोला पापा ने पैसे लिए थे वो तो चले गए, वहीं जाके लेके आ जाओ गुड्स। ये आपको भेजना पड़ेगा, यू हैव टू परफॉर्म। समझ गए? बात नहीं समझे? मैंने बैंक से 10 करोड़ का लोन ले लिया, 50 करोड़ की बिल्डिंग खरीदी। 10 करोड़ का लोन लिया, 50 करोड़ की
बिल्डिंग खरीदी और मैं मर गया, अब मेरी बिल्डिंग पे किसका राज होगा? कौन उस बिल्डिंग पे राजा बन के रहेगा बेटा? तो वो बिल्डिंग के ऊपर जो 10 करोड़ का लोन था, फिर वो कौन भरेगा? भरना ही पड़ेगा आपके लीगल रिप्रेजेंटेटिव को। या तो आप प्रॉपर्टी छोड़ दो कि सर प्रॉपर्टी मैं नहीं लेता। हाँ, पर्सनल स्किल्स की बात होती, पर्सनल टैलेंट की बात होती, तो फिर आप ही परफॉर्म करोगे, कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। लेकिन जहां बात पर्सनल स्किल्स की नहीं है, टैलेंट की नहीं है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव को भी क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। वो बात अलग है कि फादर ने लोन लिया था 10 करोड़ का और बच्चों के लिए प्रॉपर्टी छोड़ के गए 2 करोड़। अब बताओ बच्चे कितना परफॉर्म करेंगे? 2 करोड़, उससे ऊपर के लिए लायबल नहीं है। लेकिन अगर, समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? लेकिन अगर फादर ने लोन लिया 10 करोड़ का, प्रॉपर्टी छोड़ के गए 50 करोड़ की, तो यू हैव टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब कि आपको पे करना पड़ेगा। सर इसमें क्या परफॉर्मेंस है? देखो परफॉर्मेंस क्या है, मैंने आपसे लोन लिया है तो मेरी ड्यूटी क्या है? वापस रीपे करना। मैं मर जाता हूं, मेरा बेटा रीपे करेगा। शर्त है कि इतनी प्रॉपर्टी में उसके लिए छोड़ के गया हूं। वो पर्सनल लाइबल नहीं है। क्या लाइबल नहीं है बेटा? पर्सनल लाइबल नहीं है। तो कॉन्ट्रैक्ट कौन परफॉर्म कर सकता है? पहला, प्रॉमिसर हिमसेल्फ। लेकिन वो सिचुएशन बताओ जहां पर प्रॉमिसर को ही परफॉर्म करना पड़ेगा, कोई और परफॉर्म नहीं करेगा। पर्सनल स्किल्स एंड टैलेंट। अगर पर्सनल स्किल्स की बात नहीं है, आप दुकान पे नहीं हो, तो कौन परफॉर्म कर सकता है? आपका एजेंट। आप मर जाते हो तो कौन परफॉर्म करेगा? आपका लीगल रिप्रेजेंटेटिव। अच्छा एक बात बताओ, मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि मैं आपको पढ़ाऊंगा, मेरा प्रॉमिस। तुम्हारा प्रॉमिस क्या है? फीस जमा करवाना। तो तुम ही जमा करवाओगे या तुम्हारे पापा भी जमा करवा सकते हैं? कई सिचुएशन ऐसी होती है जहां पर थर्ड पार्टी भी क्या कर सकता है? परफॉर्म कर सकता है। एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेता हूं। मनीष खत्री ने यश कुमार को लोन दिया। मनीष ने क्या दिया है? यश कुमार को लोन दिया है। बताओ मैं एंट्री क्या करूंगा? बोलो। यश को डेबिट कर दूंगा। टू में कैश या बैंक, यस और नो? अब यश के पापा आके मुझे पैसा लौटा गए, बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा? पापा का नाम क्या बेटा? राम जी। यश के पापा का नाम है राम जी। बताओ राम जी आके पैसा दे गए मेरे को, बताओ मैं क्या एंट्री करूंगा? कैश, बैंक, डेबिट टू राम जी या यश? तो मतलब माना क्या जाएगा कि अगर परफॉर्म थर्ड पार्टी कौन हो गया? देखो मेरा और यश का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है लोन का, और परफॉर्म कौन कर रहे हैं? यश के पापा परफॉर्म कर रहे हैं। और मैं अगर उनसे पैसा एक्सेप्ट कर रहा हूं, या तो मना कर दूंगा नहीं सर यश को दिए, यश ले लूंगा। लेकिन अगर मैं उसकी परफॉर्मेंस को क्या कर रहा हूं? एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो फिर माना क्या जाएगा? परफॉर्म किसने किया है? फिर वो यश ने किया है। और हो सकता है कि मैंने 10 लाख रुपए दिए थे, आए हैं मान लो 5 लाख, तो यश से मैं कितने मांगता हूँ? 10 मांगता हूँ ना। वो तो पापा ने दिया, वो तो भूल जा तू भाई। तो सर आपने लिए ही क्यों? पापा ने दिए तो आपने लिए ही क्यों? आप मना कर देते। अगर मैंने एक्सेप्ट किया है तो माना क्या जाएगा? वो पैसा मुझे कहाँ से मिला है? यश से ही मिला है। तो परफॉर्म कौन कर गया? प्रॉमिसर। प्रॉमिसी कौन? थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी परफॉर्म करता है। अगर आप उसको क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। क्या करते हो? एक्सेप्ट करते हो। तो माना यही जाएगा कि वो परफॉर्मेंस किसने दी है? प्रॉमिसर ने दी है। किसने दी है? प्रॉमिसर ने। तो सर प्रॉमिसर कौन होता है? प्रॉमिसर कौन होता है? देखो यश मेरे पास में आके मुझे ऑफर देता है कि सर मुझे लोन दे दो। यश ने मुझे आके बोला कि सर लोन दे दो। तो यश कौन है? प्रॉमिसर है। क्या प्रॉमिस कर रहा है वो? सर मुझे लोन दे दो, विद इंटरेस्ट क्या कर दूंगा? रीपे कर दूंगा। ध्यान रखना, जो ऑफर देता है वही क्या होता है? प्रॉमिसर होता है। तो यश ने अगर मुझसे लोन लिया है, यश के पापा चुका के जा रहे हैं और मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, तो माना क्या जाएगा? परफॉर्म किसने किया है? प्रॉमिसर ने किया है। किसने किया है? प्रॉमिसर ने। मना कर दो, बात खत्म हो गई। एक्सेप्ट करते हो तो माना जाएगा परफॉर्मेंस का, जो परफॉर्मेंस किया गया है वो किसने किया है? प्रॉमिसर ने ही किया है। और लास्ट आता है तुम्हारा टॉपिक कौन सा? 5th नंबर, जॉइंट प्रॉमिसर। क्या आता है बेटा? जॉइंट प्रॉमिसर। अब इस टॉपिक को बड़े आराम से समझना। जॉइंट प्रॉमिसर, मनीष खत्री, मैं, प्रशांत महेश्वरी, प्रशांत सर, महेंद्र मोहता सर, हम तीनों चले गए किसके पास बेटा? बैंक के पास। किसके पास गए? और हमने बैंक को बोला बैंक यार लोन दे दे। क्या दे दे? लोन दे दे।
बताइए इस केस में हम तीनों क्या हैं, प्रोमिसर हैं या प्रोमिसी हैं? प्रोमिसर। और हम तीनों को क्या कहा जाएगा बेटा? जॉइंट प्रोमिसर। इस बार हम तीनों ने क्या कर लिया, बैंक से लोन लिया है। हमने बैंक से क्या ले लिया बेटा? लोन लिया है कितने का? 50 लाख का। समझ गए बात? फॉर 3 years, 3 साल के लिए। हमने बैंक को बोला था 3 साल खत्म होते ही सारा पैसा हम आपको पे कर देंगे। 3 साल बाद पैसा बैंक किससे मांगेगी? 3 साल बाद बैंक किससे पैसा मांगेगी? हम कौन है बेटा? प्रोमिसर। हम सर है ना, इसलिए प्रोमिसर है। बताओ बैंक किससे पैसा मांगेगी? तीनों से या किसी एक से? फर्स्ट ऑप्शन, पहला ऑप्शन। बैंक ने क्या किया? तीनों को दिए, तीनों को दिया नोटिस। क्या दिया? तीनों को नोटिस दिया। तीनों में से कौन बेटा? तीनों को नोटिस दिया। मनीष खत्री को, प्रशांत महेश्वरी को, महेंद्र मोहता को नोटिस दिया कि भैया पैसे भरो। समझ गए? कितने कितने भरो? 16.66 भरो। बैंक ने तीनों को क्या दिया है? नोटिस दिया है। तो 16.66, 16.66 और 16.66 भरो। मतलब कि हम तीनों की लाइबिलिटी क्या है यहाँ? इक्वल है। क्या है? इक्वल। हाँ, अगर हमने बैंक को बोला होता देख बैंक 50 लाख का लोन ले रहे हैं, इसमें से 10 लाख मेरे हैं, 10 लाख प्रशांत सर के हैं और मोहता सर के हैं 30 लाख। अगर बैंक को पहले ये बता रखा होता तो कि 10 लाख मेरे हैं, 10 लाख प्रशांत सर के हैं, 30 लाख मोहता सर के हैं, बता रखा होता तो बात अलग होती। तो बैंक फिर मेरे से 10 लाख, प्रशांत सर से 10 लाख और मोहता सर से 30 लाख ही मांगती। लेकिन अगर हमने ऐसा बैंक को बताया हुआ नहीं है, बैंक को हमने बता नहीं रखा ऐसा कुछ भी, तो हम तीनों की लाइबिलिटी क्या है बेटा? इक्वल है। अब बताओ, मनीष खत्री हो गया इंस्टॉलमेंट। क्या हो गया? इंस्टॉलमेंट हो गया। यहां से केवल इतने पैसे ही मिले। कितने मिले? 6.66। यहाँ कितना डेफिशिएंसी रह गया? सॉरी, डेफिशिएंसी हो गया कितना? 10 लाख का। बताओ ये 10 लाख रुपए कौन भरेंगे मेरे हिस्से के? तो इन दोनों में ऐड कर दिया जाएगा कितने रुपए? 5-5। और मान लो इन दोनों में से कोई एक इंस्टॉलमेंट हो गया तो फिर इसके हिस्से का भी बचा हुआ कौन भरेगा? जो बच गया। मुद्दा ये हो गया कि हम तीनों की लाइबिलिटी क्या है? जॉइंट है। क्या है? जॉइंट है। हम तीनों की लाइबिलिटी क्या है? अनलिमिटेड है। क्या है? अनलिमिटेड। मैं ये नहीं कह सकता हूं कि मैं केवल मेरे हिस्से के भरूंगा। अनलिमिटेड है। हाँ, लिमिटेड हो जाता। कब हो जाता? अगर पहले से बैंक के साथ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होता तो। अगर लिखा हुआ होता तो फिर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से होगा। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको लॉ, और लॉ कहाँ काम आता है? जब आपने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ स्पेसिफाई किया हुआ नहीं हो। कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफाई कर रखा है तो किसके हिसाब से होगा? कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। स्पेसिफाई नहीं कर रखा है तो किसके हिसाब से होगा? लॉ के हिसाब से। मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको? लॉ पढ़ा रहा हूँ। लॉ क्या कहता है? लाइबिलिटी क्या है? तीनों की इक्वल है। दूसरा, लाइबिलिटी तीनों की क्या है? अनलिमिटेड है। तीसरा, तीनों की लाइबिलिटी क्या है? जॉइंट है। क्या है? जॉइंट है। व्हाट द पॉइंट? अब मुझे बताओ, मान लो ऐसा हुआ। कैसा हुआ? ऐसा हुआ, ऐसा हुआ कि जब 16.66 लाख का बैंक से क्या आया? नोटिस आया, भाई साहब इस बंदे की तो डेथ ही हो गई, हार्ट अटैक से मर गया, इतना पैसा कौन भरेगा? बताओ, मेरे हिस्से के फिर कौन भरेगा? ये दोनों, ये दोनों, और जो मर गया उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव, लीगल हेयर। और सर मान लो ये दोनों भी मर जाए तो तीनों के लीगल हेयर पे करने के लिए लायबल हो जाएंगे। वो बात अलग है। तीनों के बच्चे कितना पे करेंगे? जितने की प्रॉपर्टी बाप उनके लिए छोड़ के गया है। मतलब कि जितनी प्रॉपर्टी आपको एंसेस्ट्रल मिलती है। क्या मिलती है? एंसेस्ट्रल। वर्ड्स पे फोकस करना, सारा खेल वर्ड्स का है। आप सोचो एक एक लाइन लॉ की क्या हो जाएगी? रट जाएगी। वर्ड टू वर्ड नहीं रटेगी। कंसेप्ट दिमाग में है, नंबर हाथ में है। ध्यान रखना, फंडा है। कंसेप्ट यहाँ है तो नंबर हाथ में है। यहाँ कंसेप्ट ही नहीं है। जब दिमाग में कंसेप्ट ही नहीं है तो लाइनें रट के करोगे क्या? पेपर आता है केस स्टडी बन के।
वहाँ केस स्टडी में रटी हुई लाइनें काम नहीं आएगी, वहाँ क्या काम आएगा? कंसेप्ट। कंसेप्ट दिमाग में है, लॉजिक्स पता है, तो आप उसको ड्रॉ कर लोगे। बाकी तो सारा खेल इंग्लिश का है, जिसकी इंग्लिश अच्छी होगी वो ड्रॉ कर लेगा। लेकिन सारा पहली जो प्रायोरिटी है वो किसको देनी है बेटा? आपको कंसेप्ट को। तो मुझे बताओ तीनों की लाइबिलिटी क्या है? इक्वल है, अनलिमिटेड है, जॉइंट है। तीनों में से एक मर गया तो जो जिंदा है वो प्लस जो मर गया उसका एलआर क्या करेगा? पे करेगा। और तीनों मर गए तो तीनों के लीगल रिप्रेजेंटेटिव क्या करेंगे? पे करेंगे। गॉट द पॉइंट? अच्छा, यहां पर हुआ ये कि बैंक ने क्या किया? सीधा नोटिस भेज दिया मनीष खत्री को कि बेटा मनीष खत्री 50 लाख भरो। क्या बैंक मेरे से मांग सकती है? यस, मांग सकती है। हम तीनों की जो लाइबिलिटी है ना वो ये है, जॉइंट एंड इंडिविजुअल, जिसको हम बोलते हैं जॉइंट एंड सेवरल। जॉइंट एंड सेवरल मतलब बैंक चाहे तो हम तीनों को जॉइंट पे करने के लिए भी बोल सकती है, या चाहे तो किसी एक को इंडिविजुअली पे करने के लिए भी बोल सकती है। बताओ किसको बोल दिया बैंक ने? प्रशांत से मोहता से कहते मजे आगे। भर भर नहीं, अपने अपने हिस्से के मुझे कितने भेजो। इनको भेजना पड़ेगा या नहीं भेजना पड़ेगा? अपने अपने हिस्से का बोलो। और इन दोनों में से किसी की डेथ हो गई तो उनका एलआर भरेगा। तो इन दोनों को पेमेंट करना पड़ेगा मुझे, और मैं पेमेंट किसको करूंगा? बैंक को। तो मतलब कि बैंक किससे मांग सकती है? तीनों से सेपरेट भी मांग सकती है, जॉइंट, और तीनों में से किसी एक से भी मांग सकती है। और तीनों में से किसी एक से मांग लिया तो वो एक क्या करेगा? बाकी दो को बोलेगा अपना अपना कंट्रीब्यूशन, अपना अपना हिस्सा क्या करो? पे करो। यस और नो? बोलो। तीनों में से किसी एक की डेथ हो गई तो जो मर गया उसका लीगल एयर, और जो जिंदा है वो पर्सनली क्या करेंगे? पे करेंगे। बात समझ आ गई? आगे बढ़े। अब एक बात हो, क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि मनीष खत्री, प्रशांत महेश्वरी, महेंद्र मोहता, इन तीनों ने क्या कर रखा है? बैंक से जॉइंट लोन। मैं बैंक को जाके बोलता हूं बैंक मुझे यार इस लोन से क्या कर दे? डिस्चार्ज कर दे। क्या कर दे? मैं बैंक को बोल रहा हूं बैंक मुझे इस लोन से क्या कर दे? डिस्चार्ज कर दे। मतलब फ्री कर दे यार, मैं नहीं भरूंगा। बैंक बोलता है क्यों? तेरे बाप का राज चलता है जो तू नहीं भरेगा। मैंने कहा बैंक मेरे पास एक ऑफर है, मैं आपसे 20 करोड़ का एक बड़ा लोन लेने वाला हूं, इंडस्ट्री लगाऊंगा। बैंक बोलते अच्छा है तेरे पास 20 करोड़? मैंने कहा बोलो क्या चाहिए आपको? कोलेटरल सिक्योरिटी। मैं 20 करोड़ की आपको कोलेटरल सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे लोन लेना है आपसे, लेकिन एक शर्त है कि मुझे इस वाले लोन से क्या कर दो? डिस्चार्ज कर दो। तो बताओ क्या बैंक मुझे इस लोन से डिस्चार्ज कर सकती है या नहीं कर सकती है? बैंक के पास पावर है। बैंक के पास पावर होती है कि जॉइंट में से किसी एक को क्या कर सकती है? डिस्चार्ज कर सकती है। तो बताइए अब प्रशांत सर कितना भरेंगे और मोहता सर कितना भरेंगे? नहीं, वो भरेंगे 16.66, 16.66, और मुझे भी बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कि 16.66 भर। तो मैं बोलूंगा नहीं बैंक ने मुझे क्या कर दिया? डिस्चार्ज। तो वो क्या बोलेंगे? बैंक ने किया है, हमने नहीं किया है। बैंक ने किया इसका मतलब बैंक नहीं मांग सकती मुझसे पैसा, लेकिन वो दोनों मुझे मेरे हिस्से के कंट्रीब्यूशन के लिए फोर्स करेंगे नहीं करेंगे? फोर्स करेंगे। तो ध्यान रखना, अगर किसी भी कारण से प्रोमिजी क्या कर रहा है? एक जॉइंट प्रोमिसर को लाइबिलिटी से क्या कर रहा है? डिस्चार्ज कर रहा है, तो मेरी लाइबिलिटी टुवर्ड्स द बैंक क्या हुई है? डिस्चार्ज हुई है। मेरी लाइबिलिटी डिस्चार्ज हुई है टुवर्ड्स द बैंक, नॉट टुवर्ड्स द अदर जॉइंट प्रोमिसर। अदर जॉइंट प्रोमिसर मुझे बोलेंगे खत्री अपना हिस्सा भरो, उन्होंने मुझे डिस्चार्ज नहीं किया। किसने डिस्चार्ज किया है? बैंक ने। बात समझ आ गई? फटाफट शब्दों पे आओ, टॉपिक पर। जॉइंट प्रोमिसर, ऑल सच पर्सन मस्ट जॉइंटली फुलफिल द प्रॉमिस। कोई मर गया तो उसका एलआर क्या करेगा? पे करेगा। यस और नो? अगर सारे मर गए तो सारों के एलआर पे करेंगे। हो गया खत्म। तो यहाँ तो 4 लाइन थी, 4 लाइन ही है बेटा। एक टॉपिक छोड़ के वापस आ जाओ। पूरा पूरा का पूरा क्या दे रखा है? टॉपिक दे रखा है जॉइंट प्रोमिसर। बताइए जॉइंट प्रोमिसर की लाइबिलिटी क्या है? जॉइंट है या सेवरल है? बोलो। तो क्या बोलता है कि वो जॉइंटली पे करेंगे। कोई मर गया तो उसका एलआर जो जिंदा है उनके साथ मिलके पे करेगा, और सारे मर जाएंगे तो उन सब के जो क्या होंगे? एलआर होंगे, वो क्या करेंगे? पे करेंगे। आगे
When two or more person make a joint promise, promisee may, in the absence of express contract to the contrary, compel any one or more of the such joint promiser to perform the whole promise. अगर कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि बैंक में 10 लाख ही दूंगा, ध्यान रखना, तो बैंक क्या मुझसे बाद में 50 लाख मांग सकती है? नहीं। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और नहीं लिखा हुआ है, तो लॉ क्या कहता है? बैंक आपसे मांग सकती है। अगर सारा पैसा बैंक ने मेरे से मांग लिया, तो मैं बाकी पार्टनर्स को बोलूंगा ही नहीं, बोलूंगा कि अपना अपना हिस्सा कॉन्ट्रीब्यूट करो। तो क्या कहता है? ईच प्रोमिसर में कंपेल कॉन्ट्रीब्यूशन, मतलब हर प्रोमिसर को अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देना पड़ेगा। कब? अगर बैंक ने सारा पैसा किसे मांग लिया? एनी वन से मांग लिया, तो वो एनी वन बैंक को पे करेगा, लेकिन वो बाकी को क्या बोलेगा? अपना अपना हिस्सा क्या करो? कंट्रीब्यूट करो। क्या करो? ये कहता है कि साफ साफ कहता है ही कैन कॉल फॉर कंट्रीब्यूशन फ्रॉम अदर्स। आप दूसरों से उनका उनका कंट्रीब्यूशन मंगवा सकते हो। बात समझ आ गई? लेकिन एक बात बताओ, एक बंदा अगर अपना हिस्सा पे नहीं कर पाए तो उसके हिस्से की लायबिलिटी फिर ऐसा तब होता है जब एक बंदा इंस्टॉलमेंट हो जाए। अगर इंस्टॉलमेंट हो गया तो आपके हिस्से का जो डेफिशिएंसी है वो कौन पे करेगा? रिमेनिंग पार्टनर। तो ये क्या कहता है कि अगर एक पार्टनर को लॉस होता है तो उसके हिस्से का जो कंट्रीब्यूशन है वो कौन देंगे? बाकी पार्टनर्स को इक्वली क्या करना पड़ेगा? परफॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ ध्यान रखना, लायबिलिटी हमेशा क्या मानी जाएगी? इक्वल मानी जाएगी। कॉन्ट्रैक्ट में कुछ और लिखा है तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से पढ़ लेना, यहाँ लायबिलिटी क्या है? इक्वल है। क्लियर है? अगर रिलीज का मतलब समझ में आया? मैंने बैंक को बोला बैंक में 20 करोड़ का लोन ले रहा हूं, मुझे उस पुराने वाले लोन से क्या कर दे? रिलीज कर दे। बैंक ने मुझे रिलीज कर दिया। अब बैंक पैसा किससे मांगेगी? प्रशांत सर से, मोहता सर से। तो मुझे बोलेंगे नहीं क्या खत्री जी अपने हिस्से का पेमेंट करो? मैं तो बोल दूंगा बैंक ने रिलीज कर दिया, तो वो क्या बोलेंगे? समझ गए बात? नहीं समझे? नाइदर इट फ्री द जॉइंट प्रोमिसर सो रिलीज फ्रॉम द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द अदर जॉइंट प्रोमिसर और प्रोमिसर्स। मतलब पहली चीज, मुझे माफ कर दिया इसका मतलब प्रशांत सर और मोहता सर भी माफ हो गए? नहीं। और मुझे माफ कर दिया इसका मतलब बैंक मुझसे नहीं मांगेगी, या प्रोमिसर भी मुझसे नहीं मांगेंगे? बैंक नहीं मांगेगी, प्रोमिसर मुझसे मेरा हिस्सा मांगेंगे नहीं मांगेंगे? मांगेंगे। बात समझ आ गई? और एक लास्ट चीज बताइए, मनीष खत्री, प्रशांत महेश्वरी, महेंद्र मोहता, इनके पास में आया चल के कौन? वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। हम तीनों ने इस बार वर्ल्ड बैंक को क्या दे दिया? लोन दे दिया। बताइए हम तीनों कौन बन गए इस बार? जॉइंट प्रोमिसी। क्योंकि हमारे पास आया कौन था लोन मांगने के लिए? वर्ल्ड बैंक आया था, प्लीज खत्री जी लोन दे दो। हम तीनों ने वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को क्या कर दिया? लोन दे दिया। हम तीनों क्या हैं? जॉइंट प्रोमिसी। बताइए अगर हमने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया होता, मान लेते हैं, तो वर्ल्ड बैंक पैसा किससे मांग सकती है? हम तीनों जॉइंट या किसी एक से? जॉइंट एंड सेवरल। लेकिन इस केस में बताइए वर्ल्ड बैंक से पैसा कौन मांगेगा? हम तीनों ही मांगेंगे। यहाँ लाइबिलिटी है या राइट है? राइट है, ध्यान रखना। वो हमेशा क्या होगा? जॉइंट ही होगा। हम तीनों ही मिलके क्या करेंगे? वर्ल्ड बैंक से मांगेंगे। लेकिन तीनों में से एक मर गया तो? जो जिंदा है वो, और जो मर गया उसका एलआर। और एक बात, तो तीनों ही मर गए तो तीनों के एलआर। और एक बात, तो हम तीनों में से कोई एक इंस्टॉलमेंट हो गया तो उससे क्या फर्क पड़ता है सर? इंस्टॉलमेंट की लाइबिलिटी खत्म होती है, राइट खत्म हो जाते हैं। लाइबिलिटी खत्म होती है, इंस्टॉलमेंट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट द पॉइंट? अच्छा एक बात बताइए, एक टॉपिक आता है यहाँ पर कौन सा? सक्सेशन एंड असाइनमेंट। सक्सेशन एंड असाइनमेंट। एक बात समझो, तुमने मुझे दिया था एक बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तुम्हारे लिए था बिल्स पेबल, मेरे लिए क्या था? बिल्स रिसीवेबल। समझ गए बात? मैं वो बिल रिसीवेबल किसी और को दे रहा हूँ, तो पैसा मांगने का अधिकार मेरे पास होगा या उसके पास चला जाएगा? मतलब कि ए ने बी को बिल दिया, बी ने वो बिल किसी और को एंडोर्स कर दिया। बताइए पैसा मांगने का अधिकार अब किसके पास में आएगा? बोलो किसके पास में आएगा? सी के पास में आएगा। दैट कंसेप्ट इज नोन एज असाइनमेंट। बताइए बिल्स पेबल का भी ऐसे होता है क्या? बिल्स पेबल भी एंडोर्स होते हैं क्या? बिल्स पेबल कभी एंडोर्स नहीं होते हैं। बिल्स रिसीवेबल क्या होता है? समझ गए ना? तो असाइनमेंट हमेशा किसका होता है? राइट्स का होता है, ना कि ड्यूटीज का। तो राइट्स का असाइनमेंट किया जा सकता है, ना कि ड्यूटीज का। लेकिन हाँ,
ड्यूटी और राइट अगर एक साथ हो तो दोनों का असाइनमेंट कर सकते हो। जैसे कि मैंने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा, लेकिन मेरे पास किसी कारण से गुड्स अवेलेबल नहीं है, तो मैंने मेरे दोस्त को बोला कि गुड्स पड़े हैं दुकान में, उसने कहा पड़े हैं। मैंने कहा तू भिजवा दे, तो वो गुड्स भेज रहा है, मतलब कि मैं अपनी ड्यूटी उसको दे रहा हूँ, ये पैसा मांगने का राइट भी उसके पास ला जाएगा। केवल ड्यूटी असाइन नहीं होती है, ड्यूटी के साथ अगर क्या हो, राइट्स हो, तो असाइनमेंट होता है। ये नहीं बोल सकता कि माल भेजने की ड्यूटी तेरी और पैसा मैं मांगूंगा, ये पॉसिबल नहीं है। केवल ड्यूटी लाइबिलिटीज का असाइनमेंट नहीं होता है, असाइनमेंट हमेशा होता है राइट्स का, और ड्यूटीज का हो सकता है अगर राइट्स उसके साथ क्या हो, अटैच हो, क्या हो, अटैच हो तो असाइनमेंट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। और सक्सेशन क्या होता है, मैं मर गया तो मेरी सारी प्रॉपर्टी मेरे बेटे की, और मैं मर गया तो मेरी सारी ड्यूटीज लाइबिलिटीज बेटे की। लेकिन बेटा मैक्सिमम कितना भरेगा, जितने रुपए के एसेट्स उसको मिले हैं, किसमें मिले हैं, सक्सेशन में, उत्तराधिकार में। किसमें मिले हैं, उत्तराधिकार में। उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, जो प्रॉपर्टी आपको इनहेरिटेंस में मिलती है। गॉट द पॉइंट। आपने एक मूवी देखी होगी सन ऑफ सत्यमूर्ति, वो कहता है कि पापा का लोन मैं चुकाऊंगा। देखिएगा मूवी सन ऑफ सत्यमूर्ति, वो कहता है पापा का लोन मैं चुकाऊंगा, तो एक उसको राय देता है क्यों, तेरी तो ड्यूटी नहीं है, तेरी तो लाइबिलिटी नहीं है, क्योंकि तेरा फादर तेरे नाम पे कोई प्रॉपर्टी छोड़ के गया नहीं, जो थी वो तो बिक गई, तो तेरी तो ड्यूटी नहीं है। उसने ड्यूटी नहीं है, मेरा फर्ज है। मतलब वॉलेंट्री आप पे करना चाहो तो पे कर सकते हो, लेकिन कोई तुम्हें एनफोर्स करना चाहे कि नहीं तेरे फादर का लोन तू पे करेगा, तो वो कितने रुपए के लिए आपको एनफोर्स कर सकता है, जितने रुपए की प्रॉपर्टी आपको सक्सेशन में, असाइनमेंट में, सॉरी इनहेरिटेंस में, सक्सेशन एंड इनहेरिटेंस में मिली है, बस उतने के लिए लाइबल हो। उससे एक्सेस के लिए आप पर्सनल लाइबल नहीं हो। वॉलेंट्री पे करना चाहो तो पे कर सकते हो। बस समझ आ गए, जॉइंट प्रोमिस समझ में आ गया बेटा गधों। नेक्स्ट टॉपिक आता है तुम्हारा कौन सा, एक सेकंड, इसको नहीं करना भी। टॉपिक नंबर 4.7, परफॉर्मेंस ऑफ रेसिप्रोकल प्रोमिसेस। रेसिप्रोकल क्या होते हैं बताइए। मैंने आपको प्रॉमिस किया है कि मैं आपको गुड्स भेज दूंगा, और आपने प्रॉमिस किया है कि हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो बताइए, हमने अभी तक गुड्स भेज दिया या पेमेंट कर दिया, या केवल प्रॉमिस दिए गए हैं, प्रॉमिस दिए गए हैं। इस सिचुएशन को बोलते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिसेस, जिसको हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ प्रोमिसेस। तो मैंने भी आपको प्रॉमिस दिया और तुमने भी मुझे क्या दिया बेटा, प्रॉमिस दिया, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ प्रॉमिस। तो मैंने क्या प्रॉमिस दिया बेटा आपको, कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा। तुमने क्या प्रॉमिस किया है, कि पेमेंट कर देंगे। तो पहले तुम गुड्स भेजोगे या पहले पेमेंट करोगे, क्या होगा पहले, पहले गुड्स। और मान लो गुड्स दे दिया, उसने पेमेंट नहीं किया तो जाओ कोर्ट केस। अच्छा मान लो पहले पेमेंट दे दिया, उसने गुड्स नहीं दिया तो जाओ कोर्ट केस। तो पहले क्या किया जाएगा, लॉ कहता है दीज बोथ टू बी परफॉर्म साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली का मतलब पैसा दे और माल ले जा। तो कैसे परफॉर्म किए जाएंगे, साइमल्टेनियसली। तो बताइए, कॉन्ट्रैक्ट में दो पार्टी होते हैं, दोनों पार्टी एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रॉमिस करते हैं। तो बताइए उन प्रॉमिसेस को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, पहले कौन सा बाद में कौन सा, साइमल्टेनियसली, यस और नो। लेकिन होटल में खाना खा के आते हैं तो बेटा क्या होता है, इधर से एक रोटी आ रही है, ले 10 रुपए ले जा, या पहले खाना बाद में पेमेंट। अच्छा कई जगह बफे सिस्टम होता है, वहां पर तो पहले पेमेंट फिर खाना। अच्छा मूवी देख के आते हैं तो पहले पेमेंट फिर मूवी। मतलब क्या है, कई जगह उनका सीक्वेंस इम्प्लाइड होता है, कई जगह उनका सीक्वेंस एक्सप्रेस्ड होता है। जहां पर एक्सप्रेस्ड या इम्प्लाइड उनके सीक्वेंस हैं, उनको उसी सीक्वेंस में क्या किया जाएगा, परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन जहां पर सीक्वेंस क्या नहीं हो, इम्प्लाइड या एक्सप्रेस नहीं हो, वहां पर साइमल्टेनियसली एक साथ परफॉर्म किया जाएगा। अच्छा मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि मैं आपको 10 अक्टूबर को गुड्स दे दूंगा, तुमने प्रॉमिस किया है कि आप 15 को मुझे क्या कर दोगे, पेमेंट कर दोगे। तो बताओ मैं आपको गुड्स कब भेजूंगा, 10 को, तुम पेमेंट कब करोगे, 15 को।
अच्छा 10 को तुम्हारा फोन आया कि खत्री जी हम 15 को आपको पेमेंट करने वाले नहीं है। मैंने क्यों, फिर नहीं करेंगे। मैंने कहा ठीक है, फिर मैं आपको गुड्स भी नहीं भेजूंगा। ऐसे कैसे नहीं भेजेगा, तुझे तो गुड्स भेजना ही पड़ेगा, हम तो बाद में देखेंगे करेंगे नहीं करेंगे। तो बताओ, मुझे गुड्स भेजना ही पड़ेगा 10 को। एक्सप्रेस है ना कि 10 को गुड्स और 15 को पेमेंट, लेकिन वो तो सामने वाला साफ साफ कह रहा है कि वो 15 को पेमेंट नहीं देगा। तो आज मैं उसको गुड्स भेजूं या नहीं भेजूं, आज मैं उसको गुड्स भेजूं या नहीं भेजूं। ध्यान रखना, एक पार्टी तब ही परफॉर्म करने के लिए लायबल है अगर दूसरी पार्टी अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए विलिंग है। क्या है, विलिंग है। तो क्या कहता है सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्रोमिसर नॉट बाउंड टू परफॉर्म। प्रोमिसर को तब तक परफॉर्म करने की बाउंडेशन नहीं है अनलेस रेसिप्रोकल प्रोमिसी रेडी एंड विलिंग टू परफॉर्म। जब तक सामने वाला परफॉर्म करने के लिए तैयार नहीं हो, सामने वाला परफॉर्म करने रेडी नहीं है, तो ये थोड़ा ना है कि तुम्हें गुड्स भेजना ही पड़ेगा, भले तुम्हें पता है पैसा तुम्हारा क्या हो जाएगा, डूब जाएगा ना यार, फंस गए कॉन्ट्रैक्ट में, माल तो भेजना पड़ेगा। नहीं भेजना है यार आपको, जब तक सामने वाला परफॉर्म करने के लिए लायबल नहीं है, आप गुड्स भेजने के लिए भी लायबल नहीं हो। और जब तक प्रोमिसी विलिंग नहीं है, प्रोमिसी रेडी नहीं है, तो आप भी लायबल नहीं हो अपना पार्ट परफॉर्म करने के लिए। ऑर्डर क्या होगा बताओ फटाफट। अगर एक्सप्रेस या इम्प्लाइड है तो उस सीक्वेंस में, और एक्सप्रेस और इम्प्लाइड नहीं है तो साइमल्टेनियस परफॉर्म किया जाएगा। लेकिन एक बात बताओ, एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं हूं सेलर और तुम हो कौन, बायर। मेरे यहाँ पर ऑयल मिल है, ऑयल समझो ना, मूंगफली का तेल, मस्टर्ड ऑयल और ग्राउंडनट ऑयल, वो निकालते हैं, उसकी मिल है। तुमने मुझे बोला खत्री जी हम आपको मस्टर्ड भेज देंगे, हम आपको ग्राउंडनट भेज देंगे, हम आपको कोकोनट भेज देंगे, तेल निकाल के कब तक दे दोगे। मैंने कहा 10 दिन में। कि पक्का 10 दिन। मैंने कहा हाँ जी, 10 डेज में आपको माल मिल जाएगा। उसने कहा ठीक है खत्री जी 10 दिन का वेट करते हैं। 10 दिन हो गए। उसने कहा खत्री जी क्या बात है, 10 दिन हो गए माल भेजा नहीं ऑयल निकाल के। मैंने क्या, अभी तक तूने मुझे मस्टर्ड भेजा, तूने मुझे ग्राउंडनट भेजा, कि क्या हो गया, आपने 10 दिन का कहा था ना। और जब तक तुम मुझे उस काम को स्टार्ट करने के लिए रीजनेबल फैसिलिटीज अवेलेबल ही नहीं कराओगे। क्या रीजनेबल फैसिलिटीज, वो मस्टर्ड हो गया, वो ग्राउंडनट हो गया, वो कोकोनट हो गया, जब तक तुम वो मुझे फैसिलिटी अवेलेबल नहीं करवाओगे तो क्या मैं लायबल हूं। बताओ, मैं अपने परफॉर्मेंस की शुरुआत कब करूंगा, जब वो मुझे गुड्स भेजोगे। तो क्या कहता है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग इवेंट। लाइबिलिटी ऑफ पार्टी प्रिवेंटिंग मींस रोक रहा है। क्या रोक रहा है बताओ, मेरे कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कब से होगी, जब आप मुझे ग्राउंडनट भेजोगे और तुम उसी इवेंट को क्या कर लो, रोक लो। तो तुमने ग्राउंडनट भेजे ही नहीं तो लाइबिलिटी ऑफ पार्टी, कौन सी पार्टी, तुम। कौन सा इवेंट तुम्हें सबसे पहले करना था, मुझे ग्राउंडनट भेजना, तो भेजा तुमने। तुमने उस इवेंट को होने से क्या किया, रोका ना। तो बताओ तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी। बताओ, यहाँ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने किया है तुमने किया है, तुमने किया है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो तुम्हारी लाइबिलिटी क्या होगी, तुम मुझे कंपनसेट करोगे अगर तुम्हारे इस ब्रीच के चक्कर में मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो समझ गए नहीं समझे। तो क्या कहता है कि आपको कंपनसेट करना पड़ेगा सामने वाली पार्टी को, अगर तुम्हारे इस ब्रीच से क्या हुआ है, उसको कोई नुकसान हुआ है, तो लॉस ही में सस्टेन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन परफॉर्मेंस। इंग्लिश में मैं, देखो मैं सिंपल लैंग्वेज बोल रहा हूँ, या इंग्लिश में लिखा हुआ है कि मेरे नॉन परफॉर्मेंस के कारण उसके कॉन्सिक्वेंस से अगर आपको कोई क्या हुआ है, लॉस हुआ है, तो आपको डैमेज पे करना पड़ेगा। कौन पे करेगा, जिसने उस इवेंट को होने से रोका था। इवेंट क्या होता है, जैसे कि देखो मैंने आपको बोला कि सर आपको गुड्स परसों मिल जाएगा, आज आप 10,000 रुपए एडवांस जमा करवा दो। बताओ इस कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत कहां से होगी, पहला इवेंट क्या होगा, 10,000 जमा कराओ। अब तुमने जमा नहीं करवाए तो क्या मैं आपको गुड्स भेजने लायबल हूँ, नहीं। उल्टा तुम्हारे चक्कर में अगर मुझे कोई लॉस हुआ है तो मैं आपसे कंपनसेशन मांगूंगा। तो जो बंदा पहला इवेंट रोकेगा, माना जाएगा कि उसने क्या किया है, ब्रीच किया है, और ब्रीच किया है तो यू हैव टू पे कंपनसेशन। नेक्स्ट आइए, इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट as to that promise which should be first performed। डिफॉल्ट किस चीज का,
उस परफॉर्मेंस का जो पहले परफॉर्म होना था, सेलर ने पहले परफॉर्म करना था, देन बायर परफॉर्म करेगा। सेलर ने परफॉर्म नहीं किया तो बायर डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। डिस्चार्ज का मतलब क्या हो गया? बायर की ऑब्लिगेशन, क्या थी ऑब्लिगेशन बायर की? पेमेंट करने की, वो क्या हो जाएगी? खत्म। तो जिसने पहले परफॉर्म करना है, अगर वो पहले परफॉर्म नहीं करेगा तो दूसरा वाला डिस्चार्ज मान लिया जाएगा। प्लस अगर उसको आपके नॉन परफॉर्मेंस से कोई लॉस हुआ है तो वो आपसे क्या मांगेगा? डैमेज। जैसे कि तुम बायर हो और मैं सेलर हूं, मैंने आपको कहा था कि सर मैं आपको 10 तारीख को माल भेज दूंगा, मैंने आपको 10 को माल भेजा ही नहीं। अब तुम क्या करोगे? पेमेंट नहीं करोगे, अच्छी बात है। बिजनेस चलाने के लिए गुड्स कहां से लाओगे? कहीं और से। अब तुम अर्जेंट बेस पे कहीं से गुड्स लेके आ रहे हो 12 लाख रुपए में, 12 लैक्स में, तुम्हें कितने का लॉस हुआ? 2 लाख का। क्यों हुआ? अगर मैंने परफॉर्म कर दिया होता तो क्या होता? तुम्हें लॉस होता ही नहीं। तुमने 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा क्यों पे किए? क्योंकि मैंने परफॉर्म नहीं किया। तो तुम्हारा जो 2 लाख रुपए का लॉस हो गया, तुम मेरे से क्लेम करोगे नहीं करोगे? कर सकते हो। बात समझ आ गई? क्या कर सकते हो? तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया? पहली बात समझना मेरी बात, अब मैं जो कह रहा हूँ वो ढंग से सुनना। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको 10 तारीख को गुड्स भेज दूंगा, तुमने कहा था 15 को पेमेंट कर देंगे। अगर मैंने 10 को गुड्स नहीं भेजा तो तुम क्या हो जाओगे? डिस्चार्ज। डिस्चार्ज का मतलब तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म। प्लस तुम मुझे फोन करके क्या बोलोगे? खत्री जी अब आपसे हमें माल नहीं चाहिए, हम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करते हैं। उसको बोलते हैं वॉइडेबल। क्या है? तो पहला तुम डिस्चार्ज हो गए, दूसरा तुम्हारे पास में इस कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड करने का क्या आ गया? राइट आ गया। मतलब कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट आ गया, जिसको हम बोलते हैं राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। क्या बोलते हैं? राइट टू रिजाइन द कॉन्ट्रैक्ट। तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का राइट आ जाएगा। तो पहली चीज, अगर मैंने आपको 10 को गुड्स नहीं भेजे तो तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म, डिस्चार्ज। दूसरा, तुम्हारे पास में कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन करने का राइट आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं वॉइडेबल। तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर सकते हो? कैंसिल कर सकते हो, वॉइड कर सकते हो। प्लस मेरे इस नॉन परफॉर्मेंस से जितना आपको क्या हुआ है? लॉस हुआ है, उतने का तुम मेरे से क्या मांग लेना? डैमेज कंपनसेशन क्लेम मांग लेना। गॉट द पॉइंट? वर्ड समझ में आ रहे हैं ना सारे? नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है? हाँ, ऐसे मैं कभी मोस्ट लिखता नहीं हूँ भैया, लेकिन कुछ जगह ऐसी होती है जहां पर मोस्ट लिख देना चाहिए। मोस्ट नॉट फॉर द पर्पज ऑफ क्वेश्चन, नॉट फॉर द पर्पज ऑफ एग्जाम। एग्जाम के हिसाब से मैं कभी मोस्ट नहीं बताता, सारे ही मोस्ट है यार। ये फाउंडेशन है, वो आईसीआई की मर्जी है, कुछ भी पूछ सकते हैं। वो तो एक लाइन का एक छोटा सा जो वर्ड होता है ना, उसे बना के क्या करते हैं? क्वेश्चन डाल देते हैं। ये मोस्ट है फॉर कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे मोस्ट टॉपिक है। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सबसे मोस्ट टॉपिक है कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। वो क्या है? मैं हूं सेलर, तुम कौन हो बेटा? बायर। मैंने आपको किया था एक प्रॉमिस टू डिलीवर गुड्स ऑन 10th अक्टूबर, बट फेल्ड, नहीं बेच पाया। बताइए बायर क्या करेगा? बायर क्या करेगा? पहला, बायर की लायबिलिटी क्या हो गई? डिस्चार्ज हो गई। प्लस वॉइडेबल है या नहीं है? वॉइडेबल का मतलब बायर इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है नहीं कर सकता है? प्लस तीसरा क्या मांगेगा? डैमेज। यस और नो? डिस्चार्ज हो गया नहीं हो गया? डैमेज मांगेगा नहीं मांगेगा? वॉइडेबल है या नहीं है? बस यहीं पे लगा रहा हूँ एक स्टार। यही है सेक्शन तुम्हारा 55। सेक्शन 55। सेक्शन 55। सेक्शन 55 क्या कहता है समझना। सेक्शन 55 कहता है कि भैया एक बात बताओ, दो बातें होती है, सेलर ने मना कर दिया या सेलर डिले कर रहा है। सेलर ने मना ही कर दिया कि मैं आपको गुड्स भेजूंगा ही नहीं, तो वो आपके लिए वॉइडेबल है। आप खत्म करो कॉन्ट्रैक्ट को। सेलर कह रहा है मैं माल बेचूंगा नहीं, तो कॉन्ट्रैक्ट खत्म करो, बात खत्म करो। सेलर कहता है कि सर 10 को नहीं बेच पाऊंगा, 15 को बेच पाऊंगा, 4 दिन बाद, 3 दिन बाद, 2 दिन बाद बेच पाऊंगा। अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो, या डेट जो था उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। क्या टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा या कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकते हो?
बोलो। तो लॉ क्या कहता है, अगर यहाँ पर डिले हो रहा है, डिले का मतलब देखो फेल्ड के दो रीजन होते हैं। फेल्ड का मतलब क्या होता है, आइदर उसने क्या कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, रिफ्यूज कर दिया तो 100% वॉइडेबल है, 100% वॉइडेबल है, बात खत्म हो जाती है। लेकिन अगर वो डिले के लिए कह रहा है, किसके लिए कह रहा है, डिले के लिए कह रहा है, तो क्या वो वॉइडेबल होगा या नहीं होगा। तुम क्या बोलोगे, ठीक है भैया डेट बढ़ा देते हैं, या तुम बोलोगे भैया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल, कहीं और से खरीद लेंगे। क्या करोगे, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करोगे या डेट बढ़ाओगे। तो यहां पर आता है तुम्हारा सेक्शन 55, और सेक्शन 55 आपको यहाँ क्या कहता है कि अगर टाइम एसेंशियल था, टाइम क्या था, एसेंशियल था। टाइम एसेंशियल का मतलब तुमने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि भैया 10 का मतलब अगर तुमने पहले ही कहा था भैया टाइम क्या है, एसेंशियल है, तुमने पहले ही कहा था कि टाइम क्या है, एसेंशियल का मतलब 10 का मतलब 10 है, 11 नहीं चलेगा, पहले से बता रखा था, तो फिर अवॉइडेबल है, तुम कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो। मान लो तुम्हारी शादी है 10 तारीख को, मैंने कहा था शेरवानी 10 तारीख को भेज दूंगा, अब तुम बोलता हूँ भाई साहब 2 दिन का टाइम दे दो, तो तुम क्या बोलोगे, भाई साहब रहने दो यार, कहीं और से खरीद लेंगे, यहाँ टाइम एसेंशियल है या नहीं है। तो टाइम एसेंशियल कहाँ होता है, वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, दो चीजों पर। फर्स्ट, स्पेसिफाइड इन कॉन्ट्रैक्ट, आपने कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ था कि 10 का मतलब 10 है, या सर्कमस्टांसेस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। सर्कमस्टांसेस का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट के जो भी फैक्ट हैं, सिचुएशन है, उस पे क्या करता है, डिपेंड करता है। अगर मान लो जैसे गोल्ड है, आपने मुझसे गोल्ड की ज्वेलरी बनवाने के लिए कहा था, मैंने आपको कहा 10 तारीख को दे दूंगा, अब मैं बोलता हूँ सॉरी भाई साहब 15 को मिलेगा, तो तुम क्या बोलोगे, भाई साहब 5 दिन में रेट्स क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नहीं भैया, आपको आज देना है 2, वरना कॉन्ट्रैक्ट क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। तो जिन चीजों की रेट्स मार्केट में लगातार क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, वहां पर टाइम हमेशा क्या होता है, एसेंशियल। दूसरा, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हुआ हो, कॉन्ट्रैक्ट में साफ साफ लिखा हो कि टाइम एसेंशियल है तो एसेंशियल है। और दूसरा किस पे डिपेंड कर रहा है, सर्कमस्टांसेस पर। हर समझ ना, हर केस पे जाके आपको ढंग से देखना पड़ेगा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, 10 तारीख को शादी है, शेरवानी का बोला हुआ 10 को सवेरे मिल जाएगी, तो वहां 11 चल जाएगा, तो वहां टाइम एसेंशियल है। और जिन चीजों की प्राइस, मार्केट प्राइस लगातार क्या होती है, फ्लक्चुएट होती है, वहां पर टाइम हमेशा क्या होगा, एसेंशियल माना जाएगा। जिसके लिए आता है तुम्हारा कौन सा, सेक्शन 55। अगर टाइम एसेंशियल नहीं हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल नहीं कर सकते, बस डैमेज मांग सकते हो। क्या मांग सकते हो, डिले का डैमेज। लेकिन टाइम एसेंशियल हो और सामने वाला कहता है कि भाई साहब आज नहीं 2 दिन बाद परफॉर्म कर दूंगा, तो तुम्हारे लिए वॉइडेबल है। क्या है, वॉइड। अच्छा उसने मना ही कर दिया तो ब्रीच हो ही गया, बात खत्म हो गई। उसने मना ही कर दिया तो ब्रीच हो गया, ब्रीच हो गया, बात ही खत्म हो गई। तुम मुझसे डैमेज मांग लेना। वो डिले के लिए कह रहा है, 2 दिन डिले के लिए कह रहा है, तो क्या करोगे, टाइम एसेंशियल हो तो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हो, वॉइडेबल प्लस डैमेज। और अगर टाइम एसेंशियल नहीं हो तो केवल क्या मांग सकते हो, डैमेज, कॉन्ट्रैक्ट को रिजाइन नहीं कर सकते। यहां तक हो गया तुम्हारा सेक्शन 55। इसके आगे का क्वेश्चन करेंगे बेटा हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है बच्चों, टाटा, बाय बाय।